चलिए क्लास बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। कल भी आप लोगों की क्लास है, कल केमिस्ट्री की, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर खत्म करेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग है। लंबी क्लास तो क्या है, मतलब क्लास कल उतनी देर की है जितनी देर में सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन चलेगा और आप लोग जानते हैं कि अब ज्यादा बचा नहीं है, ज्यादा बचा नहीं बचा ज्यादा, क्योंकि वेंटो सब हो गया भाई। लेकिन फिर भी जितना बचा है 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा मतलब प्रैक्टिकल लेने में चलो आ जाओ भाई बच्चों। बोर्ड पे देखें सही बच्चे, आप लोगों को रे ऑप्टिक्स चैप्टर में हम बहुत आगे आ चुके हैं भाई, ठीक है। ध्यान से सुन लो कुछ चीजें, फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर हमें पूरा रे ऑप्टिक्स खत्म कर लेना है अच्छे से, विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। फिर एक वीक लगभग वेव ऑप्टिक्स मिलेगा, तब जाके हमारा 50% ऑफ द सिलेबस खत्म भी हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग अपना EMI करंट AC वेसी चैप्टर जो बचेंगे स्टार्टिंग वाले, जो आपको पता है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिवार है, फिर वो स्टार्ट करेंगे। चलिए बोर्ड पे देखिए हंसी का। तो आप लोगों को अब तक रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन बताया गया, रिफ्रैक्शन बताया गया, रिफ्रैक्शन में कर्व्ड सरफेस, प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म लास्ट क्लास हुआ, लेंस मेकर्स फार्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल्स जो आज क्लास में प्रैक्टिस करवाए जाएंगे आप लोगों को। आशीष बातें मत कर भाई। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के अब सारे क्वेश्चंस हमें बनाने थे। मैं आप लोगों को MTG स्टार्ट करा चुका था लास्ट क्लास। हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चंस बनाए थे, वो थे प्रिज्म के। और मुझे लगता है कि प्रिज्म आपको समझ में आ गया होगा कि रे को कैसे एंट्री दिलवानी है प्रिज्म के अंदर और कैसे उसका एग्जिट करवाना है, आपको पता है। बाहर आने का थोड़ा सा सीन है कि जब वो डेंसर से रेडियल बाहर आता है ना, उस समय पर आपको चेक करना है कि IC से बड़ा है या IC से छोटा है, मतलब TIR होगा या फिर रिफ्रैक्शन होगा, वो डिपेंड करता है। IC से बड़ा है तो आपको पता है TIR होगा, IC से भी छोटा चल रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर है? अगर वो तुम्हें आता है तो फिर ज्यादा कोई भी टेंशन वाली बात है नहीं, आपको समझ में आ चुकी है फिर वाली चीज। अब हम दोबारा से MTG ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो भैया देखो, पहले तो PDF भी बदल ही देते हैं। मैंने लगभग देखा है आप लोगों का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के 60-70 क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने लगभग लास्ट क्लास कुछ कर लिए थे 20 के करीब। तो कितने करे थे हमने? आ जाओ। तो क्लास मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये हमने लास्ट क्लास जो क्वेश्चन करे थे, ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, समझ में आ गया होगा। रे यहाँ आती है फिर यहाँ आती है, और ये वाले तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ, अब ये आसान केसेस है यार, आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपको म्यू दे देता है और फिर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप लोग प्रिज्म वाले क्वेश्चंस ट्राई करिए, अब आप लोग उसमें हो जाएंगे। कोई नहीं हो रहा पूछ लीजिए, पीछे से आंसर चेक कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। मतलब मेन तौर पर प्रिज्म में क्या आता था वो आपको करवाया जा चुका है। एक क्वेश्चन हालांकि इसमें थोड़ा अच्छा था, मैं देख लेता हूँ, मुझे डायरेक्टली दिख जाता है तो ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखिए करवाए तो मेरा क्वेश्चन पढ़ो। लास्ट क्लास तो याद है ना प्रिज्म वाली? कहता है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस AB ऑफ एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है तो A 60 हो गया। शोज द मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, तो मिनिमम डेविएशन भी दे दिया। तो 63 का जो A पार्ट है, सुन लीजिए बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी 60 नहीं है, सॉरी 30 है, 30 डिग्री। करेक्ट। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। इस प्रिज्म के थ्रू लाइट की स्पीड कितनी होगी? इस प्रिज्म के थ्रू लाइट की
स्पीड कितनी होगी, तो मतलब अंदर की स्पीड पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं कि जो अंदर की स्पीड है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जरिए रिलेशन बनाएगी, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, अंदर का μ2 है, बाहर की स्पीड v1 है और अंदर की स्पीड v2 है, तो तुम लोगों को पता होगा कि जो v1 बाय में v2 है वो उल्टा चलेगा μ2 बाय, क्या मैंने करवाया तुम लोगों को ये? अब सिंपल सी बात है यार, एक चीज सुनो, बाहर की स्पीड तुम्हें पता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, अंदर की स्पीड वो क्वेश्चन कर रहा है, और तुम्हें बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें पता है 1 होएगा, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं है बट निकल जाएगा क्योंकि उसने तुम्हें ए और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अंदर कितनी स्पीड होगी वो निकलने का तरीका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही बनेगा। और भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, बोलो कितना आएगा, तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया था साइन a प्लस में डेल्टा m बाय में 2 डिवाइड बाय में साइन a बाय में 2। तो मुझे बताओ जरा क्या बनेगा क्वेश्चन में, तो ये बनेगा साइन 60 प्लस 30 और साइन 30 हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन 90 बाय 2 मतलब 45, साइन 45 अपॉन साइन 30, बातें नहीं, 1 बाय रूट 2 और 1 बाय 2, 2 बाय रूट 2 विच इज रूट 2, तो म्यू की वैल्यू आ गई रूट 2, कितनी आ गई बोलो, तो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2 है, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों रूट 2 है। अब आप मुझे बताओ जरा बाहर की स्पीड जो है वो कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर दैट इज c, सबको पता होना चाहिए, तो बाहर की स्पीड ऑफ लाइट होगी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अंदर की स्पीड निकालनी है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये हमेशा पता होता है। अरे बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और बाहर की स्पीड तो हमें पता ही है ना, μ1 और v1 तो पता ही है ना, बस क्या μ2 पता है तो v2 निकल जाएगा। समझ नहीं आया? नहीं आया ईश्वर? तो क्या करना है, बात हो गया v2 बोलो कितना आ गया, 3 बाय में रूट 2 × 10 की पावर 8, सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं बोल रहा मैं आपको, ये तो आसान सी चीज थी, तो करनी चाहिए आप लोगों को। वैसे इसका जो सेकंड पार्ट है ना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सेकंड पार्ट बोलता है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फेस AB पर कितने एंगल से लाइट इंसिडेंट हुई होगी सो दैट द इमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग द फेस AC। क्या मतलब है इसका? क्रिटिकल एंगल के बराबर था, जब IC के बराबर जब 90 डिग्री रिफ्लेक्टेड है तो उसने 90 डिग्री क्यों बोला? 90 डिग्री को कंप्लीट एंगल लाइट हो जाएगा। क्वेश्चन है लाइट कितने एंगल से AB सरफेस को स्ट्राइक करी होगी। ट्राई करोगे आप लोग? AB सरफेस को स्ट्राइक करी होगी, आप लोग जानते हैं कि वो ऐसे जाने की बजाय वैसे जाएगी, कि जब वो इससे निकली ना, जब वो निकली बाहर, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, तो वो AC सरफेस को ग्रेस करती हुई गई। ग्रेस करने का मतलब पता है क्या होता है, कि जब वो, देखो आपको पता है ऐसे जानी चाहिए, जानी ऐसे चाहिए, बट यू नो दैट कि जब वो डेंसर से रे जाएगी तो गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो नॉर्मल से अवे जाएगी। अवे जाने का मतलब इस तरफ आना, इस तरफ आने का मतलब ऐसे कहीं भी जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी, लेकिन उसने बोला वो AC सरफेस को ग्रेस, ग्रेस मतलब ऐसे छूते हुए गई है। समझ रहे बात को? नहीं समझे मेरी बात को? तो वो ग्रेस करते हुए गई है, मतलब कि कुछ ऐसे गई है। थोड़ा सा ना मैंने ये तुम्हारा गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चन समझ नहीं आया तुम लोगों को ना। ये वाली रे हमारी, सोच के बताओ मुझे कैसे करोगे? ऐसे, और ये रे जो जानी चाहिए थी कैसे, बोलो ए इधर जानी चाहिए थी ऐसे, बट वो इस सरफेस को ऐसे ग्रेस करती हुई। ग्रेस मतलब होता है, मैंने बताया भी था आप लोगों को जब मैं TIR पढ़ा था कि ग्रेस का मतलब क्या होता है, उसको छूते हुए जाना, तो ऐसे ग्रेस करते हुए गई। तो ऐसे में उसने ना वहां का कुछ नहीं पूछा, यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ लिया। कैसे निकालोगे? आसान है, हालांकि थोड़ा सा बस सोचना पड़ेगा आप लोगों को। मेरे को बस प्रोसेस बता दो, मैं निकालने के लिए नहीं बोल रहा, मेरे को प्रोसेस बता दो सर, इस तरीके से निकल जाएगा। सर R2 45 होगा, R2 45 होगा, ये वाला R2, क्योंकि तुम ये कह रहे हो सर यहाँ पर ये I1 होता है, ये R1 होता है, ये वाला R2 होता है, और जो बाहर जितने एंगल से बनता है वो I2 होता है, जो कि अभी दिया हुआ है। अच्छा बताना जरा बाहर का इमर्जेंट एंगल कितना है? रितिका
अगर वो ऐसे ग्रेस करते हुए जा रहा है, इसको ऐसे ऐसे ग्रेस करते हुए जा रहा है, मैंने बताया जब ऐसे ग्रेस करता है तभी जब वो 90 डिग्री बनाए, मतलब कि ग्रेस करते हुए जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो ये 90 डिग्री है, मतलब ऐसे तो नाप भी लो ना, नॉर्मल के साथ ये लाइन 90 डिग्री बना, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो वो ये वाला पूछ रहा है आपसे। तो आशीष ने बोला कि ये जो R2 होगा 45 होगा, R1 निकल जाएगा, कैसे निकलेगा R1? ए में से माइनस कर देंगे R2। बहुत बढ़िया, R1 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? स्नेच लगा देंगे। देखिए सिंपल प्रोसेस समझने की कोशिश करें, बड़ा सिंपल प्रोसेस है बच्चों। या तो खुद बहुत लॉजिकल तरीके से सोच जाओ, पहले तो क्या बाहर का 90 दिया हुआ है, अंदर का एंगल नहीं पता। कभी भी तुम्हें किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर तुम्हें एक साइड का एंगल पता है, एक का नहीं पता, अप्लाई स्नेल्स लॉ, पता है ना? स्नेल्स लॉ लगाओ, वो आप लोगों को निकलवा के दे देगा ये वाली चीज, समझ ही नहीं पा रहे कैसे। अरे मैं यहाँ स्नेल्स लॉ लगाऊं, साइन R2 अपॉन में साइन 90 बराबर में बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन में अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कुछ नहीं आ रहा समझ में, तो ये वाला आ जाएगा। स्नेल्स लॉ लगा के अगर आपको एक साइड का एंगल बताओ, क्या तुम्हें मैंने नहीं सिखाया ये चीज कि तुम लोगों को अगर इधर का एंगल पता है तो इधर का एंगल निकल जाएगा, मतलब यहाँ का तुम्हें 30 पता है तो यहाँ का नहीं निकाल पाओगे स्नेल्स लॉ लगा के। तो किसी भी एक साइड का अगर एंगल पता नहीं है, दूसरे का पता है, तो आप स्नेल्स लॉ लगा के निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है R2 को निकालने का, एक तरीका R2 को निकालने का एक और है, क्योंकि R2 क्यों निकाल रहे हैं सर बताता हूँ अभी। एक तरीका और है R2 को निकालने का। देखिए लाइन ना ग्रेस कब करती है? ग्रेस तब करती है जब वो बिल्कुल अंदर वाला एंगल जो हो वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? तो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, तो R2 अभी एग्जैक्टली किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल के। और इस मीडियम का क्रिटिकल एंगल कैसे निकल सकता है? sin c = 1 by mu, sin c = तो 1 by mu, mu 1 by √2 है, मतलब √2 है, तो sin c = 1 by √2 यानी c 45 डिग्री, मतलब इस मीडियम का क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है और तभी ग्रेस करी होगी। इसका मतलब सर R2 45 डिग्री है। R2 बोलो क्या है? अब R2 45 है तो मुझे बताओ R1 कैसे निकलेगा? बिकॉज़ अगर R1 निकल गया ना तो I1 निकल जाएगा। R1 निकल गया तो I1, क्योंकि स्नेल्स लॉ लगा दूंगा मैं यहाँ पर। और R1 मैंने कैसे निकाला? क्योंकि मुझे पता है A बराबर होता है R1 + R2, मैंने ड्राइव के अंदर करवाया है तुम लोगों को कि A बराबर R1 + R2, और A क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना बोलो? 60 डिग्री। तो मुझे पता है ये 45 है तो वो कितना होएगा बोलो? 15 होएगा। कितना होएगा बोलो? 15। अब आप 15 का कैलकुलेशन कैसे करें? 15 तो बताया नहीं किसी ने भी, तो छोड़ना ही पड़ेगा वहां पर। ये 15 डिग्री है तो बोलो क्या करोगे? sin I1 अपॉन में sin R1 बराबर में अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √2, नीचे बाहर का बोलो कितना? 1। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं? sin I1 अपॉन sin R1 = में यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन में यहाँ का, मुझे बताओ कितना आएगा? sin I1 बराबर में आ जाएगा sin 15 डिग्री बराबर में √2। अब देखो ये थोड़ा सा भाई देखो 15 डिग्री ने मतलब ये थोड़ा बिना सोचे समझे कैलकुलेशन दे दी। हालांकि 15 डिग्री आपको सॉल्व करने को नहीं बोलेगा एग्जाम के अंदर, आप लोग यहाँ पर छोड़ के भी आ सकते हैं कि sin I1 जो आएगा वो कितना आएगा? √2 टाइम्स ऑफ sin 15 डिग्री। हालांकि मैथ्स वाले बच्चों के लिए काम कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। sin 15 होता है sin 45 - 30, जो कि sin A - B लगा के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट कॉम्प्लिकेट तो जाएगा ये भी ना, सॉल्व करोगे रूट में वैल्यूज आएंगी तो आपको sin I1 बराबर ही। अब सोचो ना, खुद सोचो तुम, अगर ये वैल्यू कुछ होती sin 30 या sin 45 कुछ ऐसी होती तो आ जाता ना, फिर तो हम लॉजिक समझे, कॉन्सेप्ट समझे। ये तो बाय चांस sin 15 है, इस वजह से सॉल्व नहीं हो सकता। अदरवाइज कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड इसका भी है, कुछ ना कुछ इसका भी है, तो sin I1 तो आ गया एक तरीके से। और कैसे आया वो समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, तो मेरी बात सुनो ना यार। बाहर का 90 डिग्री दिया हुआ, ग्रेस मतलब समझा करो, ग्रेस करते हुए निकलने का मतलब होता है उसको छूते हुए निकलना। अब इसका मतलब छूते हुए निकलना मतलब 90 डिग्री एंगल बनाना बाहर का। तो ये कैसे निकलेगा? अंदर वाला निकालना था, कहेंगे सर कैसे निकाला आपने 15? ये 15 कैसे आया वो दिखाई दूं। sin R2 अपॉन में sin 90 बराबर में बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, अंदर का √2। ये 90 आपको पता 1 ही हो जाएगा, तो sin R2 बराबर आ जाएगा 1/√2। वो तो मैंने तुम्हें डायरेक्टली बोला था कि अंदर का सीधा क्रिटिकल एंगल से अंदाजा लगा लो। तो R2 तुम लोगों का आ गया 45 डिग्री। R2 45 डिग्री, तो R1 कितना आएगा? R1 होएगा A - R2। A 60 है, R2 45 है, अब 15 डिग्री आ गया। अब ये 15 डिग्री और ये निकालना है। मैं कह रहा हूँ एक साइड का एंगल पता दूसरे साइड का निकल जाएगा बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। यही तो कराया गया आप लोगों को, नहीं है बस में। तो एक ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार होता है, इसमें बच्चा ग्रेस वाले पॉइंट पे फंस जाता है, लेकिन आपको समझ में आगे कि नहीं आगे क्या करना है। प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी। देखो एक आध क्वेश्चन सीबीएसई मुश्किल डालती है। उस समय जब ये क्वेश्चन आया था थोड़ा सा मुश्किल था पेपर के अंदर से, कि ग्रेस के ऊपर बच्चे सारे बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। जिन बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी हुई थी वो पकड़ गए होंगे उस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जनरल पर्सपेक्टिव में कि एवरेज स्टूडेंट्स को कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो प्रैक्टिस अच्छी तो ही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन पेपर में फंस सकते हैं। तो 10 नंबर का पेपर ऐसा जरूर बनाने की कोशिश करता है जहां पर एक अच्छा बच्चा जो मेहनत करके आए सिर्फ वही कर सके, बाकी ना कर पाए। उसको डिफरेंशिएट भी करना है। सारा पेपर लड्डू बना के दे देगा, जो पूरे साल नहीं पढ़ा वो भी नंबर ले आएगा, फिर वो चिढ़ाएगा उसको अच्छे नंबर लाने में। जो पूरे साल मेहनत कर रहा था, कर तुमने क्या कर लिया, 5 नंबर ज्यादा लेके आया मुझसे, मेरे भी इतने आगे पूरे साल पढ़ता रहता था। समझ में आ गया? तो ये हो जाएंगे बच्चों। प्रिज्म वाले आप लोग ट्राई कर देना। अब
प्रिज्म के अलावा बातें नहीं प्लीज, 50 क्वेश्चंस अभी भी हैं और सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, टाइम लगता है। 50 क्वेश्चंस अभी भी हैं, आप लोग देख रहे होंगे, जो कि किस कंसेप्ट से हैं, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से। करें स्टार्ट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मिरर को लेके 10th क्लास के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। मिरर को लेके, मिरर फॉर्मूले को लेके आप लोग मुझे बताओ जरा, मिरर में फॉर्मूला कैसे लगता है? 1/b प्लस 1/u, लेंस में माइनस पड़ा होगा और मिरर में प्लस। दूसरी चीज मैग्निफिकेशन जो होती है इज इक्वल्स टू x2 बाय, एक लास्ट बात और बताया था मुझे, तुम एक बात बताओ इधर, जब रियल और वर्चुअल के केसेस बनते हैं, जैसे कि मान लो, सॉरी मेरे पास ये मिरर है, कोई रियल एंड इन्वर्टेड केस कैसा होता है? ऐसा होता है ना कि आपकी ऑब्जेक्ट थी सीधी, इमेज बनी उल्टी, रिवर्स। ढंग से सुनना, रे ऑप्टिक्स से बढ़िया क्वेश्चन नहीं बन सकता और सारी बातें समझाऊंगा, आ जाएगा अच्छे समझ में। ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज ऐसे, तभी तो बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। अब सुनना जरा, अगर ऐसा कुछ है तो आपका H1 प्लस में लेंगे और H2 किस में लेंगे? अरे नीचे की तरफ माइनस में लेते हैं, ऊपर की तरफ प्लस में, पता है बात? रेज इस तरफ जा रही है, साइन कन्वेंशन, थोड़ा साइन कन्वेंशन याद करना। जैसे ये मेरे पास एक मिरर है और रेज ऐसे जा रही है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, सारी दूरी नापी जाएंगी पोल से, तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज की दूरी सारी कैसे हो जाएंगी? नेगेटिव, अगर इस साइड पे बन रहा है तो, क्योंकि इंसिडेंट रेज आएंगी ऐसे और पोल से सारी दूरी नपेगी ऐसे, तो सब कुछ किसमें लेंगे बोलो? माइनस में। इसका फोकस भी लेफ्ट में ही है, तो किसमें लेंगे बोलो? माइनस में। नहीं आ रही बात समझ में? जिस समय तुम बात करोगे कन्वेक्स की, सुन लो सारी बेसिक बातें सुन लो पहले। कन्वेक्स कुछ ऐसा होगा, कन्वेक्स कुछ ऐसा होगा। अब इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा, तो ऑब्जेक्ट देखो, पोल ये रहा, रेज ऐसे जाएंगी, पोल से इस तरफ नपेगा, तो यू नेगेटिव होएगा, यू कैसा होएगा? स्वाभाविक चीजें हैं बच्चों, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज इसका फोकस राइट में लाई करेगा, फोकस राइट में लाई करेगा, क्योंकि इसका गोला ऐसा बनेगा, तो फोकस राइट में मेजर होएगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो कन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव और कनकेव का फोकस नेगेटिव। अब तुम ये रटते रहो भाई, तुम पता नहीं किस तरीके से करोगे, लेकिन ये समझने वाली चीज होती है कि जब इसका इस तरफ को फेस है तो इसका फोकस इधर बनेगा, रेज ऐसे आ रही है तो नपेगा ऐसे फोकस, तो नेगेटिव आएगा। इसका फोकस राइट में बनेगा, पॉजिटिव आएगा। ऑब्जेक्ट कहां पर है उसके हिसाब से आपको नेगेटिव पॉजिटिव लेना है। हालांकि ऑब्जेक्ट तो इसके लेफ्ट में होगा, इसके भी हमेशा लेफ्ट में ही होगा, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या लेना है बोलो? नेगेटिव लेना है। इसे मिरर के सारे केसेस आप लोग ऑब्जेक्ट किस में ले लेते बोलो? नेगेटिव वैल्यूज में लेते हैं। हाँ, अब वी कहां पर बन रहा है वो सोचने वाली बात है। कभी कभी आपको पता है लेफ्ट में बनेगा तो वी नेगेटिव आएगा, एक केस में राइट में बन जाता है, जब ये पोल और फोकस के बीच में होता है, याद आ रहा है, तब वो वी पॉजिटिव आ जाएगा, वो छोड़ दीजिए आप लोग। मेन आपको एक हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए। दूसरी बात में, बहुत जरूरी बात मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, रियल एंड इन्वर्टेड केसेस में ऑब्जेक्ट सीधा होता है और इमेज उल्टी होती है। तो मुझे बताओ, ये नेगेटिव लेंगे और ये पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव और ये, तो मेरा नेट मैग्निफिकेशन बोलो कैसा आएगा? नेगेटिव। रियल एंड इन्वर्टेड केस का मैग्निफिकेशन आप लोग ध्यान रखना, बोलो कैसा होता है? अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो समझ जाइए रियल एंड इन्वर्टेड है। और बोले कि मैग्निफिकेशन मतलब आप लोग को बोल दे कि किसी भी मिरर ने किसी ऑब्जेक्ट को 3 गुना मैग्नीफाई करा, 3 गुना, इसका मतलब पता क्या है? इमेज 3 गुना बड़ी बनी ऑब्जेक्ट से, ये होता है 3 गुना का मैग्निफिकेशन। क्योंकि सोचो ना यार, 3 कब आएगा मैग्निफिकेशन? एक बार सब बच्चे तो 3 कब आएगा? जब H2 की वैल्यू H1 से कितनी गुना ज्यादा होगी बोलो? 3 गुना, तो 3 आ जाएगा। एक्चुअली मैग्निफिकेशन यही बताती है आपको कि ऑब्जेक्ट इमेज को कितना बड़ा कर दिया गया, 3 गुना या 4 गुना। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया, सुन लीजिएगा, मैग्निफिकेशन 3 गुना है और रियल एंड इन्वर्टेड केस है, तो आप -3 लेना। क्या लेना? अगर बोले मैग्निफिकेशन 3 गुना है और वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस है, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट भी सीधा होगा, इमेज भी सीधी होगी, तो ये भी प्लस देंगे और ये भी प्लस देंगे। समझो मेरी बात को। तो अगर आया वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो मैग्निफिकेशन बोलो कैसी आएगी? मैं एक दो क्वेश्चन करता हूं, ये 10th क्लास की चीजें हैं भैया, 10th में सिखाई गई थी हम लोगों को, दोबारा सुन लो। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, मैग्निफिकेशन -v/u = h2/h1 भी बोलते हैं इसको। ये मिरर कनकेव वाला ऐसे होता है, कन्वेक्स वाला ऐसे होता है, साइन कन्वेंशन सोच लेंगे, जैसी सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से सोच लेंगे। बस इसका फोकल लेंथ इसका लेफ्ट में आएगा, इसका फोकल लेंथ राइट में, तो इसका पॉजिटिव आएगा, उसका बोलो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सोचने वाली चीज है। रियल एंड इन्वर्टेड केस का रटने की जरूरत नहीं है यार, खुद लॉजिक लगाया करो। रियल एंड इन्वर्टेड केस होता है ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज उल्टी, तो ये नेगेटिव मिलेंगे H2 को, H1 का पॉजिटिव मिलेंगे, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा? नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन इनकी नेगेटिव में होती है। और इरेक्ट एंड वर्चुअल में जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी ही इमेज होती है।
तो H2 भी पॉजिटिव, H1 भी पॉजिटिव, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव। बस इस बात का ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन के अंदर ये चीज और अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपको, बढ़ा जाए आगे। क्लियर? अच्छा, तो जरा देखो, पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जिसका ड्राइव हमने करा नहीं वहां लाके, तो मैं करवाऊंगा यहाँ पर रिफ्लेक्शन का। आ जाओ, पढ़ो क्या है पहला क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। तो ये तो आप कर सकते हो। अच्छा, एक मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, बातें मत करना बिल्कुल भी, मैं दो ड्राइव करा रहा हूं तुम लोगों को, इसको साइड में करके पहले। ये मेरे पास एक मिरर है, मुझे पता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होता है, गोला घुमाऊंगा यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यहां पर इसका बोलो क्या होगा। क्या तुम लोग जानते हो कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है? अरे भाई, क्या तुम लोग जानते हो कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधी होती है, या बोलूं कि R बराबर क्या होता है? लेकिन अगर किसी ने आपको बोल दिया कि ये प्रूव करके बताओ कि R बराबर 2F होता है किसी भी मिरर के लिए, तो कैसे करोगे? हो सकता है प्रूव करने को भी, तो बोल सकते हैं। एक चीज बोल सकते हैं ये प्रूव करने को, एक चीज बोल सकते हैं कि मुझे मिरर फॉर्मूले का ड्राइव लिखो, 1/v + 1/u = 1/f। तो ये भी ड्राइव मैं आपको करवा देता हूं, दोनों ड्राइव में बता देता हूं, बोर्ड पे देखना जरा, आसान है, कुछ भी नहीं लगेगा टाइम, बोर्ड पे सुनना। आप लोग मुझे बताओ कि अगर कोई भी रे सीधी आई, मुझे बताओ कहां से पास हुई है? आप लोग पहले मुझे बताओ क्या करते हो, यहां पर नॉर्मल बनाते हो, और नॉर्मल कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मुझे बताओ जरा सभी बच्चे कि अगर बच्चों ये वाला एंगल थीटा होगा तो रे जब पास होगी, समझे कि नहीं समझे कि वो थीटा एंगल बना के ही पास होगी? ये किसको समझ में नहीं आया कि अगर रे आई तो उसने सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ थीटा एंगल बनाया, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है जितना इंसिडेंट एंगल उतना ही बोलो रिफ्लेक्टेड एंगल। ये सिखाया मैंने आपको क्लास के अंदर बहुत अच्छे से। हर्ष यहां पर ध्यान दें, तो थीटा ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आया कि नहीं आएगा? मुझे बस इतना बता, आ गया? ठीक है, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, जरा बोर्ड पे देखना, मैं ड्राइव करने वाला है इसका R बराबर 2F कैसे आया है, तो बोर्ड पे सभी बच्चे देखेंगे। भाई अगर वो थीटा है तो ये भी कितना है बोलो? थीटा। और ये अगर पूरा थीटा और थीटा 2 थीटा है तो ये बोलो कितना है? 2 थीटा। और कुछ नहीं कर रहा है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं यहां पर मैं, इसको मैं m मान रहा हूं फिर से, और ये चीज बोलो क्या? n। ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, कहीं तुम सोचो बहुत कुछ कर दिया है। वो थीटा थीटा तुम लोग ले रहे थे पहले से भी, I और R लिख के, और I और R को बराबर बोलते थे, तो वो थीटा थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, अरे ऑल्टरनेट एंगल हो गया ना। और ये पूरा 2 थीटा, तो ये भी बोलो क्या? 2 थीटा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कैसे इसको प्रूव करूंगा। सभी बच्चे ने एक ट्रायंगल के अंदर tan थीटा बताओ क्या लिखा जाएगा? tan थीटा, सही बच्चे, tan थीटा mn अपॉन में nc, सही है, mn अपॉन में nc, और nc को तुम लोग जानते हो, चलो बात लिख देंगे। दूसरा बोलो tan 2 थीटा क्या लिखा जाएगा? tan 2 थीटा mn अपॉन में nf, सही बात है। क्या तुम जानते हो कि जब एंगल छोटे होते हैं तो sin थीटा, tan थीटा और थीटा सब बराबर होते हैं? तो इफ एंगल्स आर स्मॉल, इधर भाई लिखो मत पीछे, तो अगर एंगल छोटे तो मैं इसको थीटा लिख सकता हूं, तो थीटा बराबर बोलो कितना आएगा? mn अपॉन में nc। और मुझे बताओ जरा इधर 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा? mn अपॉन में nf। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। इज देयर एनी प्रॉब्लम? पुट थीटा हियर। अरे यार ये थीटा बराबर बन गया और 2 थीटा बराबर बन गया, थीटा को यहां पर यूज कर दो, बोलो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ mn अपॉन में nc बराबर में mn अपॉन में, बताओ क्या हो गया? बोलो बोलो कितना आ गया? nc बराबर 2nf, और तुम लोग जानते हो n से और p से सारी दूरी बराबर मानी जाती है, तो बोलो क्या आ जाएगा? pc बराबर में 2pf। pc बोलो कितना है बच्चों? -r। अरे लेफ्ट में लूंगा यार, माइनस का लूंगा, -r, और pf कितना लूंगा बोलो? माइनस का f। तो बोलो r बराबर कितना आ गया? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल ड्राइव है यार, कुछ भी नहीं करा मैंने। वहां से मैंने tan थीटा निकाला, यहां से मैंने tan 2 थीटा निकाला और सॉल्व कर दिया, r बराबर 2f आ गया। कोई दिक्कत नहीं, क्लास में नहीं करी ये चीज, हमने इसमें कर रही थी, मिरर वाले में। यहाँ पर कराता हूँ मैं, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताओ, ये नहीं आया समझ में? आशीष पक्का? दूसरी चीज, आप लोगों को मिरर फॉर्मूला भी पता है, 1/v + 1/u = 1/f, वो भी एक बार प्रूव कर लेते इससे। तो पहले तुम इसको देख लो, 1 मिनट का टाइम लेके, कोई जल्दी नहीं, इसको देखो। इसको देखो, आते हुए
देख लिया? मुश्किल लग रहा है? हाँ चलो एक बात और सुनो, अब तुम्हें मैं कराता हूं 1/v + 1/u = 1/f का। बोर्ड में देखो, भाई ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है और ये इसका पोल है। ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर कहीं है, बताओ कैसे बनेगी इमेज? बताओ अगर भी की जो सीधी जाएगी, फोकस से करा दो बात सीधा। हाँ भाई पता है ना, ये नॉर्मल बनेगा, फिर ऐसे आएगी, तो रे गेट पासेस थ्रू द फोकस। एक रे तो ये है। अच्छा दूसरी रे कहां से बना सकता हूं? बातें नहीं। दूसरी रे आपकी इच्छा है, वैसे तो एक सेंटर से बना सकता हूं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, यू नो दैट वापस रिफ्लेक्ट बैक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन पे होगी। नहीं पता? क्योंकि ये रे जब इस ग्लास पर टकराई ना, तो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल है, तो 0 डिग्री बनाते हुए चली जाएगी। I = R होता है, तो I 0 तो R भी 0। नहीं आ रही बस रिफ्लेक्शन है, तो ऐसे जाएगी। नहीं आया समझ में? तो एक ये होगी। और अगर मैं तीसरी भी बनाना चाहूँ, जो तीसरी इसमें बना लेते तो थोड़ा इजी हो जाता हमारे लिए काम। तो तीसरी होती है पोल से। कहां से होती है? पोल से। पोल से कैसे है? जैसे कि मान लो ये गई ऐसे, पोल पे गई, सुनना मेरी बात ध्यान से। अच्छा पोल वाली कैसे? अरे मैं कह रहा हूं कि जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, बादल, तो ये वाली रे जो आई है इंसिडेंट रे होगी। मुझे पता है यहाँ का नॉर्मल कहां से पास हो रहा है, यहाँ का नॉर्मल कौन सा है? यही वाली रे तो नॉर्मल है यहाँ की, क्योंकि सेंटर से पास होनी चाहिए कोई भी रे। अरे नहीं यार बात सुनने, तो जितना बनाते हुए आई है, जितना बनाते हुए आई है उतना ही बनाते हुए जाएगी, तो बनाते हुए जाएगी तो भी यहीं से पास होगी। सारी रे आपको पता है कि मैं ए से कितनी भी रे निकाल दूं, उसके एक ही पॉइंट से पास होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कैसा नहीं हो रहा है क्लियर? सबको क्लियर है पक्का? तो मुझे तुम ये बताओ जरा ध्यान से, इसके अंदर आपका जो A' है वो यहां पर बन गया, और B' कहां पर बनेगा? B' यहां पर बनेगा। A' B' कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, फटाफट से बताओ। डाउट है? चलो अब जरा ध्यान सुनो, मैं चाहूं तो इस फोकस वाले लाइन को हटा दूं थोड़ा, ये बेवजह यहां पर ऐसे, लेकिन आपको भी ये डायग्राम समझ में आ गया सब बच्चों को? कितनी भी रे बना लो, सारी की सारी एक यहीं पे आकर टकराएंगे। अब जो बात बताऊं उसको ध्यान सुनना। दो ट्रायंगल फोकस करने होते हैं हमेशा। एक ट्रायंगल फोकस करो ABC और एक करो A' B' C। ध्यान से सुन लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेने हैं दोनों, ऑब्जेक्ट के भी ट्रायंगल और इमेज का भी ट्रायंगल। ऐसे याद करते हैं बच्चे, ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज से सेंटर ऑफ कर्वेचर। नितिन यहाँ पर ABC और A' B' C। आपको नहीं लग रहा दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? क्यों लग रहा है? क्योंकि सर ये वाला एंगल के बराबर होगा, ये वाला 90, तो ये वाला क्या होगा 90। और जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो बराबर होना गारंटी है। समझे नहीं ना भाई? ये और ये वर्टिकली अपोजिट से हो गए, ये 90 ये 90, ये दो एंगल इसके दो इसके बराबर है, तीसरा बराबर ही होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल है। मेरी बात को सुनना अच्छे से। यहाँ पर आप अगर सिमिलर ट्रायंगल से इनको क्या लिख सकते हो बोलो? तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ध्यान सुनना, कि मैं लिख सकता हूँ इसका अगर मैं AB ले रहा हूँ तो इसका बोलो क्या लूंगा? A' B'। और अगर मैं इसका BC ले रहा हूँ तो उसका क्या लूंगा बोलो? B' C। समझ नहीं आया सर क्या कर दिया? ले सकता हूँ मैं इस चीज को, बताओ इस चीज को मैं कर सकता हूँ पक्का? अच्छा दूसरा ट्रायंगल बस ध्यान रखना आप, एक लेना पोल से। इन ट्रायंगल ABP, किस तो दिख गया? ABP, दिख रहा है ABP। और एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है A' B' P। ये भी सिमिलर है। क्यों सिमिलर है बताओ? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, इसका एंगल देखो, उसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बराबर है। इसका ये 90 है, उसका भी ये, फिर दो एंगल बराबर, तो बाकी सब सिमिलर होते हैं। मतलब कि आप ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इमेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेम, ऐसे ही ऑब्जेक्ट का पोल से, इमेज का भी पोल से। 2 पॉइंट याद करो। तनीषा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लूंगा दोनों को, ऑब्जेक्ट और इमेज, और पोल से लूंगा। नहीं आई बात समझ में? अब पोल से लिया तो मुझे बताओ, फिर से रेशियो बनाओ। AB अपॉन में A' B'। और मैं अगर बेस वाली लिया करो, ये हाइपोटेन्यूज वाली छोड़ देगा, हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ का क्या करना है यार? आपको पता है बेस वाली जो चीजें है ना, वो आपको फॉर्मूले में इन्वॉल्व करवाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को, फोकल लेंथ को, रेडियस ऑफ कर्वेचर को। गेट माय पॉइंट? तो आपको मैं जो रेशियो ले रहा हूं, दिख रहा है मैं किस-किसके ले रहा हूं? आप कुछ बच्चे ये जरूर कह सकते हैं सर जब आप सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तीन चीजें आती हैं, तीन साइड्स है ना, तीनों का रेशियो आता है। आप सिर्फ बेस के साथ ही, मतलब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि बेस और उसको ही ले रहे हैं? अरे आप लेना चाहो तीसरे वाले को भी ले लो। समझ रहे हो? जैसे मैंने क्या करा, AB अपॉन A' B' और मैंने कहा BC अपॉन B' C। कुछ बच्चे कहेंगे सर AC अपॉन में A' C भी तो आएगा, AC अपॉन में A' C। अरे यार क्या करना है उस AC का और A' C का? कोई फायदा नहीं है AC का और A' C का।
हमें पता ही नहीं वो लेंथ कितनी है, लेकिन ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मेरे काम आएंगी। बताओ ये जो हाइट होती है H2 H1 होती है, और ये जो बेस वाली चीजें होती है U V की एंट्री दिलवाएंगे मुझे फॉर्मूले के अंदर ना। तो मुझे वो प्रूव करना है कि मिरर फॉर्मूला जो होता है 1/v + 1/u = क्या होता है। तो मुझे तुम बताओ, अभी तक तुम्हें कहानी समझ में आ रही है। मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से दोनों को चीज ली और मैंने फिर पोल से लिया। तो मुझे सभी बच्चे बताओ AB अपॉन में A' B', तो बोलो अगला क्या आएगा, बोलो BP। बहुत बढ़िया, BP इसका BP और इसका दोनों को देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बताओ क्या बराबर आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सभी बच्चे मुझे बताओ क्या मुझे मिल जाएगा यहाँ से, BC अपॉन में B' बराबर में BP अपॉन में B'। चलिए अब इनकी ना ऑप्टिकल वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। एक्चुअली में बच्चों BC ना कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि क्या होगा। हाँ भाई बातें नहीं बिल्कुल भी, BC कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे पता है पोल के रिस्पेक्ट में मैं BC को क्या लिख सकता हूँ, PB माइनस PC। PB माइनस, अब आप सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए यार आप लोगों को ना एक चीज थोड़ी खुद सोचनी चाहिए। ये फोकस तक की दूरी बोलो क्या होती है, F। ये जो इमेज बना है बोलो ये क्या है, V। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी बोलो क्या होती है, R। और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ बोलो ये क्या होता है, U। अरे यही तो चार चीजें हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। तो मेरे को सब यार इन्हीं के टर्म्स में करना चाहिए। अभी BC तो कुछ भी नहीं है यार, लेकिन BC तुम दिमाग लगा सकते हो। BC ना दिस माइनस में दिस है, दिस माइनस में दिस है। नहीं समझे मेरी बात को। BC क्या है, सब बच्चे लिखना शुरू करो। BC बोलो क्या, BC है सर BP। बोलो क्या लिखोगे, BP माइनस में, समझ नहीं आ रहा ना, BP माइनस में PC। यार PB माइनस में PC। अरे वही लिखा है, बस मैंने P के टर्म्स में लिख दिया, PB माइनस PC। किसी को दिक्कत है, चलो बताओ B', ये भी प्रॉब्लम है, ये भी बीच में पड़ रहा है, तो बीच में नहीं लिखना मैं। PC माइनस PB'। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा अनामिका। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारी दूरी कहां से नापते हैं बच्चों, पोल से। तो वो पोल के रिस्पेक्ट में लिख पाएंगे। BC को क्या लिखूं, BC एक्चुअली में ना हर्ष, BC को एक्चुअली में U माइनस R करके लिखा जा सकता है, इसीलिए मैंने लिख दिया PB माइनस में PC। ऐसे B' को लिख सकता हूं दिस R माइनस में V, R माइनस में V। जानबूझ के मैंने उसको ऐसा बनाया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात नहीं आया समझ में। पता कितना बन जाएगा अगला, BP। अब BP तो भैया प्रॉपर है, इसको चेंज मत करना कि इसको भी चेंज कर रहे हो। PB तो हमें पता ही पहले क्या है, तो PB हमें पता है, B' PB पता है। तो मैं इसको चाहो तो PB या BP जो भी तुम्हें लिखना है जैसे मर्जी लिख लो। चलो भाई अब मुझे कौन बच्चा बताएगा ऑप्टिकल वैल्यूज विद साइन। PB को कैसा लूंगा, अरे साइन सारे जोड़ो, सब कुछ लेफ्ट में मेजर हो रहा है, लेकिन सब कुछ लेफ्ट में मेजर हो रहा है, सब कुछ नेगेटिव में पुट करना पड़ेगा। तो मुझे सही बच्चे बताओ BP कितना है, BP या PB जो भी बोलो यार, माइनस का U। PC कितना है बोलो, PC माइनस का R, तो प्लस का R हो जाएगा। PC बोलो PC माइनस का R। PB' बोलो PB', सर माइनस का V तो प्लस का V हो जाएगा। PB दैट इज माइनस U एंड B' माइनस B। कुछ भी गलत नहीं पुट होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो बताओ क्या हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, और इसको इधर ले आओ मल्टीप्लाई करने, बोलो कितना आ जाएगा, माइनस का UB प्लस का RB बराबर में इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, माइनस का UR प्लस का B। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, बताओ क्या बना। UB एक जैसे लग रहे हैं तो उसको उधर ले आते हैं, तो बोलो क्या बन जाएगा, सही बच्चे देखना भाई, ये बन जाएगा हमारा RB प्लस में UR और UV जुड़ेगा तो 2UV, क्या हो जाएगा बोलो 2UV। अब किस चीज से हम इसको मतलब डिवाइड करें कि ये चीज रिजल्ट बना दे हमारा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। R से नहीं बन तो रहा है, अगर मैं इसमें UVR से डिवाइड कर दूं, UVR से मैं डिवाइड कर दूं, UVR से डिवाइड बोथ साइड बाय, कुछ को लगेगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो भाई, अरे सुनो, अरे करने को जरूरी नहीं है डिवाइड करना, चाहो तो R कॉमन लो, दिमाग लगा लो, R कॉमन लो, डिवाइड में ले जाओ, UV को नीचे ले जाओ तो भी हो रहा है, लेकिन उतना मैथमेटिक्स नहीं सोचना है। आप UVR से डिवाइड करो, देखो क्या फायदा मिलेगा। बताओ अगर इसको UVR से डिवाइड करा, इसको भी UVR से डिवाइड करा, इसको भी UVR से डिवाइड करा, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। B से V कट गया, R से R कट गया, 1/u, U से U कट गया, R से R कट गया, 1/v, U से V से कट गया 2/r, और 2/r क्या होता है 1/f। क्या आंसर आ गया, मिरर फॉर्मूला। नहीं आया समझ, बहुत मुश्किल नहीं है, दो चीजें प्रूव करने को बोलेगा आप लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूं।
अगर आया तो मिरर से, या तो r बराबर 2f जो मैंने पिछले ड्राइव कराया और एक मिरर फॉर्मूला। मिरर से जो क्वेश्चंस थे इधर वाले पार्ट पे ये वाले थे, समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा सुन लो इस ड्राइव को कैसे करोगे। पहली बात, कौन सा केस बनाओगे, कौन सा केस बनाओगे? बियॉन्ड सी लेके इमेज तैयार कर लेना, बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगी। इजी केस है, हर्ष नहीं आ रहा समझ में। एक बार कौन सी ट्रायंगल लेगा दिमाग में बिल्कुल बना लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे दो ट्रायंगल, और दो कहां से लेंगे बोलो जरा, मतलब बोलो कि एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाएंगे केस और एक बनाएंगे पोल से। कहां से बनाएंगे? पोल से। ऑब्जेक्ट का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इमेज का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऑब्जेक्ट का भी पोल से, इमेज का भी पोल से। उसके बाद ये सेट हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हम सबको उसके पोल्स की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। बिकॉज इसको क्या लिखूंगा यार, इसको लिखूंगा पीबी माइनस में पीसी। कुछ सोचने वाली बात है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? समझ में आ रही बात? रितिका नहीं आ रही बात समझ में? जब ये हो जाएंगे ऑप्टिकल वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करोगे, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आप लोगों के सामने। बस इसमें ध्यान रखना कि यू भी यहाँ से ऊपर नीचे डिवाइड करते के साथ ही आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार घर पे लिखने की प्रैक्टिस करी, आप लोगों को आ जाएंगी चीजें, करना पड़ेगा प्रैक्टिस। रे ऑप्टिक्स आपको ऐसे ही नंबर नहीं देने वाला, मेहनत मांगता है चैप्टर अच्छी खासी। 9 नंबर का चैप्टर देंगे, 5-6 नंबर आप लोगों को दे देंगे बने बनाए डेरिवेशन टाइप का, 3-4 नंबर आपको सॉलिड देगा भैया। वहां पर आप लोगों को बढ़िया न्यूमेरिकल पूछेगा। क्लियर होता है? आगे बढ़ा जाए, नहीं आया समझ सॉरीश। सो गाइस, अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे हो गए थे मैं ड्राइव करने वाले। अब मैं बीच में एक आध तो मैं न्यूमेरिकल बताया था, सुनो पढ़ लेना। अब ये बहुत आसान है, ये मैं 10th क्लास वाली चीजें बोल रहा हूँ, 10th क्लास की चीजें। जैसे मैं तुम्हें रेंडमली एक न्यूमेरिकल करा के दिखाता हूँ, एक रेंडमली न्यूमेरिकल करा के दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई सा भी कर लो यार। एक ऑब्जेक्ट है, भाई बातें नहीं, ये ऊपर वाला देख लो। एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ कनकेव मिरर के। सबको पता होगा कनकेव मिरर ऐसे बनता है। ये भी नहीं पता तो बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, जितना आता है उतने से पेपर देके आना है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 सेंटीमीटर कनकेव मिरर के आगे रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट इसके आगे रखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा यू दिया हुआ है 20, यू दिया हुआ है 20, प्लस का लेंगे माइनस का लेंगे सोचना नहीं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है बताओ क्या नेचर और पोजीशन होगी इमेज की। यार एक सिंपल सी चीज है, ध्यान देना भाई। इधर नेचर भी और पोजीशन भी बताते हैं। पोजीशन मतलब इमेज की पोजीशन पूछ रहा है। प्रियांशु इधर 1/u + 1/v = 1/f लगाएगा। मुझे तुम ये बताओ, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 30। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट में मेजर होती है, तो कितनी लेंगे? -30। ये समझ आ गया? ये नहीं आया समझ? वो लिख के नहीं देगा तुम्हें कि माइनस है। तुम्हें खुद सोचना है कि जब कनकेव मिरर की लेफ्ट में पड़ेगी, रेज ऐसे जाएंगी, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और मैं नापूंगा ऐसे फोकल लेंथ को, नेगेटिव आना है इसका। कन्वेक्स का राइट में लाई करता है फोकस, बता दिया मैंने, ये वाली बात आती है आज। तो फोकल लेंथ होगी -30। ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में मेजर हो रहा है, -20। शुरू कर दो। तुम्हें याद नहीं आ रहा 10th में थे ऐसे क्वेश्चन या नहीं थे? बोलो कितना आएगा? प्लस का 1/20, माइनस का 1/30। तो इन दोनों का एलसीएम 60 ले लो, कितना आ जाएगा? बी कितना आ गया? प्लस का आ रहा है। वैसे तुम्हें खुद नहीं सोचना चाहिए कि फोकल लेंथ 30 है और ऑब्जेक्ट 20 पे है, तो फोकल लेंथ से ही पहले रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में। जिन बच्चों को बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता है उनको, ये कनकेव मिरर का वाला केस बनता है जब एनलार्ज वाला केस आता है, वर्चुअल केस बनता है पीछे जाके। नहीं आ रहा यार पोल और फोकस के बीच में? नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वी हमारा कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। एक ही केस हो सकता है पॉजिटिव के केस में। प्रियांशु, वी पॉजिटिव आने का मतलब राइट में बन रही है इमेज, और कनकेव की राइट में सिर्फ छठा केस होता है, याद रखो। पहले सारे केसेस यहां पर ही बनाते हैं, लेफ्ट में ही बनाते हैं इमेज। बस एक केस होता है जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो एनलार्ज केस बनता है। और मैं कह रहा हूं कि फिर भी नहीं बताओ ना तो तुम्हें मैग्निफिकेशन सारे काम करवा देगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होती है सब बच्चे बोलो? माइनस का v बाय, तुम मुझे बताना v कितना रखोगे? 60। वैल्यू वाइज रखा है मैंने +60, देख लो जरा, माइनस तो फॉर्मूले में है, और u रखोगे -20। बोलो मैग्निफिकेशन कैसा आ गया? प्लस का आने का क्या मतलब है? सिखा तो दिया, इरेक्ट एंड वर्चुअल। कैसा बोलो? अगर ये आता माइनस का, ये क्या आता? रियल एंड इन्वर्टेड। कुछ भी नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं नहीं याद है केस, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद है ना, 1/v + 1/u = 1/f। वैल्यूज मिलेंगी पुट करना, लेकिन कुछ बातें जो आपको पता ही होनी चाहिए। कनकेव का फोकल लेंथ लेफ्ट में है तो भैया नेगेटिव लूंगा, कन्वेक्स का राइट में लाई करेगा तो पॉजिटिव लूंगा। फोकल लेंथ, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो भैया वो लेफ्ट में रखेगा ना, उसके तो हमेशा नेगेटिव लेना होता है। समझ आया कि नहीं आया? श्योर?
कुछ क्लैरिटी आ रही है इस चीज को लेके? अब मैं कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन कर रहा है यार, ये न्यूमेरिकल वाले पार्ट से बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल वाले पार्ट से, जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है ना, कोई भी कर लो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये अच्छा दिख रहा है, छोटा क्वेश्चन, पांचों बताऊंगा, अभी रुक जाओ। A concave mirror produces 2 times enlarged virtual image. अब बोलो मैं क्या करूं? concave mirror ने 2 गुना बड़ी virtual image प्रोड्यूस करी है, तो मैग्निफिकेशन 2 का हो गया, और क्योंकि वर्चुअल बोल रहे हैं तो मैं +2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा बोलो? +2। और कह रहा है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। 10 सेंटीमीटर अवे तो बोलो कितना आ गया? -10। समझ ही नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा समझ में? मैग्निफिकेशन +2 क्यों ली? क्योंकि वर्चुअल केस है। खुशी नहीं आ रही बात समझ में? तो +2 लूंगा। 2 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 2 टाइम्स कर दे रहा है। ऑब्जेक्ट है -10 पे, कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ 1/v + 1/u = 1/f होता है। तुम कहोगे सर u तो दिया हुआ, v तो नहीं दिया हुआ। अरे अरे 10th क्लास की चीजें हैं। मैग्निफिकेशन तुम्हारा 2 है, जो कि तुम लोग जानते हो कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस का। तो मुझे बताओ जरा, -v बराबर आ गया 2u, और u की वैल्यू होगी -10, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 20। अरे नहीं आया समझ में? अब v भी है, u भी है, f निकाल लो यार। नहीं आया, वैल्यूज पुट करनी है बस। नहीं आ रहा अनामिका, डाउट लग रहा है इसके अंदर? पक्का? इसके बाद नीचे बोल देगा बाय हाउ मच डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एंड इन व्हाट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू गेट द 2 टाइम एनलार्ज रियल इमेज। कह रहा है कि ये सुन लो, कुछ और लग रहा है, थोड़ा अजीब सा कुछ पूछ लिया। अजीब सा कुछ नहीं पूछा उसने बोला कि बताओ कितना, अब जैसे कि ये वाला केस ना वर्चुअल का केस आ रहा होगा पक्का, की इमेज राइट में बन रही है, v+ का है। तो कह रहे कि ऑब्जेक्ट को कितना मूव करूं कि आपको रियल इमेज देने लग जाए उसी 2 टाइम्स की, मतलब उसी 2 टाइम्स ही मैग्निफिकेशन करे बट रियल इमेज दे दे। तो अब की मैग्निफिकेशन मुझे बी पार्ट में बोलो कितना ले लेना है? -2। बस यही फर्क आएगा, कितना ले लेना बोलो। और ऐसे में मुझे क्या करना है बोलो, ध्यान सुनना है कि बोल रहा है कि u निकाल लेना है इस बार भाई। आप लोग समझ नहीं आ रहा भाई? बाय हाउ मच डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड एंड इन व्हाट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू गेट 2 times enlarged real image of the object। हाँ तो फोकल लेंथ आ तो चुकी है इस बार, फोकल लेंथ में मिल चुकी होगी, ऊपर से क्या मिल चुकी होगी? तो तुम्हारे पास फोकल लेंथ ऑलरेडी होगी। ये बताओ मुझे बराबर से, मैग्निफिकेशन कितनी होगी? -2u। तो आप लोग क्या बोलोगे? -2 क्यों बोल रहा हूँ सब बच्चे? मुझे बताओ -2 क्यों बोल रहा हूँ सर? क्योंकि रियल है। अब मुझे बताओ जरा, माइनस का v/u आ जाएगा, बोलो कितना? -2। v बराबर बोलो कितना आ जाएगा? 2u। रिलेशन मिल गया। अब तुम जब फॉर्मूला लगाओगे, फोकल लेंथ तुम्हारे पास ऑलरेडी है, फॉर्मूला क्या लगाओगे? 1/v + 1/u = 1/f। तुम्हें पता है v जो है मेरा 2u है, ये भी मेरा u है, और ये मेरे को वैल्यू पता है, तो इस पूरे फॉर्मूले में से u नहीं आ जाएगा? u आ जाएगा। v को u के टर्म्स में निकाल के u निकाल लेंगे। अब u आ गया, मान लो जैसे पहले वाले का तुम्हारा u था 10, अब तुम्हारा u आ गया मान लो -15। तो तुम क्या बोल सकते हो कि हमने 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को और पीछे कर दिया। 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को, दिमाग लगाओ ना, पहले 10 पे था, 15 पे करने पर रियल बन पाया। तो हम क्या बोलेंगे? हमने 5 सेंटीमीटर उसको पीछे कर दिया, या फिर सीधा आंसर लिख देना -15 पे अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मतलब 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ। पहले 10 सेंटीमीटर दूर था, अब कितने पे? 15 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा अगर हमें रियल चाहिए 2 टाइम्स का मैग्निफिकेशन। मैं आपको बहुत सिंपल से फंडे में बात कर रहा हूं। रियल बोले मैग्निफिकेशन नेगेटिव लेनी है, वर्चुअल बोले मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेनी है, इसको दिमाग में डाल लो। कनकेव मिरर का सीन है, मैग्निफिकेशन को लेके फोकल साइन कन्वेंशन को लेके फोकस लेफ्ट में लाई करेगा, नेगेटिव लेंगे। इसका फोकस कहां राइट करता है? लाई करता है राइट में, तो उसको पॉजिटिव लेते हैं फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में आएगा, तो u नेगेटिव आएगा। v हमें निकालना पड़ेगा, मान लीजिए पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जो भी। समझ नहीं आया? क्लियर? तो कहां मुश्किल है? याद आ गया 10th क्लास का कुछ ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये सब जो जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, आप लोग ट्राई करके देखिए गाइस। देखो थोड़ा बहुत मैं आपको बता सकता हूँ, हिंट दे सकता हूँ, उसके बाद आपको ट्राई करना चाहिए था। एक जो 5वां क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा हटके है, ये थोड़ा सा अलग कांसेप्ट से है, और इसका सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चंस है, 4 से 5 क्वेश्चंस इसके आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो ये मैं आपको अभी करवाऊंगा अलग से ही, मतलब इसको भी करवाऊंगा, चिंता मत करिए। पहले जो एक टाइप की चीजें हैं ना, उनको खत्म करते चलते हैं, और ये आपको अलग से, मतलब जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, वैसे ही इसकी एंडिंग में मैं आपको ये वाली चीज भी करवाऊंगा, ठीक है? चिंता मत करिए। मुझे बताओ लेकिन बाकी का सारा सीन समझ में आ रहा है तुम लोगों को? r = 2f समझ में आ गया, मिरर फॉर्मूला समझ में आ गया, मिरर फॉर्मूला रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? पक्का बताओ। आगे बढ़ूं? तो पढ़ लेंगे ना यार। एक तुम्हें ना ये वाला क्वेश्चन दिखता है यार कि कुछ ना वो फोन रखा होता है, मोबाइल फोन वाला, बच्चे कभी पूछते हैं सर ये मोबाइल फोन कैसे बन रहा है? सुन लो ये भी। अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, बस खत्म होने वाली है चीज। तुम लोग जैसे यहां ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज क्या बनती है? हाँ भाई, बीच में सी पे चला जाता तो इमेज क्या बनती है? सी पे। इधर चला जाता और पीछे, मतलब मैं जितना ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाता हूँ
इमेज उसके पीछे बनती है। सही है, क्वेश्चन पढ़ो। अब मोबाइल फोन लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर। एक मोबाइल फोन को हमने इस प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया है। शो विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ इट्स इमेज। मैं इसका आंसर ही दिखा दूं, आप लोगों को इमेज बने हुए दिखा दूं, ठीक है, ज्यादा आसान रहेगा। मोबाइल में क्या उसमें बनाऊंगा। तो 8वां क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा आसान है। क्या तुम्हें ये बात पता है कि जितना मैं ऑब्जेक्ट आगे लेके जाऊंगा, इधर लक्ष्य है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तेरे लिए। जितना मैं ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाऊंगा, इमेज उतना बोलो कहां बनती है, पीछे की तरफ बनती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहां बनेगी, सी पे, एट सी बनेगी। सी से थोड़ा इधर रख दूंगा बिटवीन, तो बाहर बनेगी, है ना, ऐसे ही होता है। चलो देखो आंसर, मोबाइल फोन का नहीं बना रहा। कौन सा क्वेश्चन था ये रहा, जरा इस डायग्राम को देखो। अगर ये मोबाइल रखा हुआ है, देखो जो सी वाला पॉइंट होगा वो सी पे बन जाएगा, लगभग है। सी पे तो सी पे बन गया। जो सी से आगे वाली चीजें हैं वो सी से पीछे बन रही है। सी से आगे वाली चीज, गोल वाली चीज देखो सी के पीछे बनी। जितना आगे उतना पीछे। कुछ नहीं समझे? अरे यार आप समझो, आप लोग जब बनाते हो ना बादल, आप लोग जब केसेस बनाते हो ना, तो आप लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे मानते हो। इसका ऑब्जेक्ट पूरा ऐसे है, मतलब इट हैज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस, इट हैज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस। अब जो यहां पर चीज होगी वो तो यही बन जाएगी, जो थोड़ी आगे होगी वो थोड़ी पीछे बनेगी, जो थोड़ी और आगे होगी और पीछे बनेगी, और एनलार्ज करके बनती है। कैसे बनती है बोलो? एनलार्ज, बड़ी करके बनती है। नहीं आ रहा यार? तो आप लोगों को ये करेंगे ना कि जो चीज यहां पर है वो यहां पर बन गई, जो चीज जितनी आगे है वो उतनी पीछे बन रही है उसकी पिक्चर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही मान के चलो, और बॉडी बन गई पूरी की पूरी। तो ऐसे करके ऐसे यहां पर बनेगा। समझ नहीं आया? पक्का? तो वो ऐसा पिक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना इस चीज से? बना दोगे? एक आदमी को यहाँ पर लेटा देगा तो बना दोगे उसकी इमेज? बना देना, उल्टा लेटा देना इस तरफ। समझ में आ रही? चलो बातें नहीं, प्लीज भाई बातें नहीं करनी। चलो भाई खत्म, 10 क्वेश्चन तक डन, ठीक है। 5 और छोड़ा मैंने, भी ध्यान दिलाना है मुझे, मैं करवा दूंगा, इसमें ध्यान रहेगा। लेकिन 10 क्वेश्चन तक चीजें हो गई है। इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। ये मैंने तुम लोगों को हालांकि बताया है वेव ऑप्टिक्स के दौरान भी, और इस चैप्टर में भी बताया मैंने। सुन लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। बातें नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन एयर ऑन अ वाटर सरफेस इफ द म्यू ऑफ द वाटर इज दिस। सुन लीजिए, पेपर में इसके आने की संभावना फिर से बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हर साल बन सकता है पेपर में क्वेश्चन। वो एक बात बोल रहा है कि आपके पास एक लाइट आई थी रेयर मीडियम में, जैसे ही वो लाइट गई डेंसर मीडियम में, कौन से मीडियम में गई? डेंसर मीडियम में गई। तो उस लाइट की वेवलेंथ अगर बाहर म्यू थी, लैम्डा थी, बाहर की फ्रीक्वेंसी म्यू थी, और बाहर की वेलोसिटी वी थी। वेलोसिटी को वी से, फ्रीक्वेंसी को म्यू से, वेवलेंथ को लैम्डा से। तो अंदर वेवलेंथ कितनी होगी, अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अंदर वेलोसिटी कितनी होगी? अब भाई तुम लोग किस गंभीर चर्चा में व्यस्त हो रहे हो? तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है? वही लिख रहा है, इधर देखिए। अच्छा बता, लिख रहा है तो वेवलेंथ कितनी होगी अंदर जाके? अगर बाहर लैम्डा है, अंदर कितनी होगी? लैम्डा डैश होगी। लेकिन लैम्डा डैश कितना होगा लैम्डा का? ये तो बोल रहा हूँ, ध्यान दो यार। आप लोगों को याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को बोला है, देखो यार स्पीड तो चेंज होती है, सबको पता है। अरे भाई स्पीड तो चेंज होती है ना, सबको पता है ना भाई। प्लीज यार बातें मत करो, ये आप लोग डिस्टर्बेंस करते हैं, इससे इरिटेशन होता है। अब आप लोगों को मैं एक बात कह रहा हूँ कि बाहर मान लो कि लैम्डा 1 फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा 1 वेवलेंथ है, न्यू 1 फ्रीक्वेंसी है, v1 वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई कैसे निकालोगे? खुशी, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई तो निकालना आता है सर। v1 by v2 इज टू बोलो क्या? ये तो हमने सीखा भाई कि कितनी वेलोसिटी निकालेगी, इसका क्वेश्चन भी बनाया हम लोगों ने। फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना, कोई चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी हैज नो चेंज। मतलब कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, आयुष, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं होता। वेलोसिटी में चेंज होता है। कितने का चेंज होता है सर? वेलोसिटी का चेंज ऐसे निकल जाएगा, v1 by v2 = v2 by v1। सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पुट करेंगे, वेलोसिटी पहले कितनी थी वो पुट करेंगे, बाद वाली निकल आएगी। वेवलेंथ में कितना चेंज आता है? तो वेवलेंथ सुन लीजिए, जो नई वेवलेंथ होती है बच्चों कम हो जाती है,
और वो कितनी हो जाती है 1/μ टाइम्स पुराने वाली की। मतलब याद रख लीजिए जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे इस मीडियम का उससे डिवाइड कर दो उतनी वेवलेंथ जाती है। तो वेवलेंथ में चेंज आता है, वेवलेंथ में चेंज, तो बोलो भाई फ्रीक्वेंसी में चेंज, वेवलेंथ में चेंज आता है कितने का 1/μ टाइम्स। ये आपको याद नहीं आ रहा, मैंने वेव ऑप्टिक्स के दौरान भी आपको बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप पानी में भागते हुए जा रहे हैं, बाहर आपके कदम बड़े बड़े हैं, अंदर जाके क्या हो गए, भूलिए मत, जब हाइजीन्स प्रिंसिपल करवाएगा तो उसमें कारण ही ये था कि जिस कारण से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, अंदर जाके कदम चाल छोटी हो जाती है उसकी, तो एक साइड कम चलती है एक साइड ज्यादा चलती है, तो वो अगला वेव फ्रंट पैरेलल नहीं आता। अरे ये कहाँ चले गए, कुछ याद आ रहा है, पढ़ा हुआ है तो एक बात समझ में आती है कि हाँ ये सब पढ़ा हुआ है। तो सुनो भाई, मुझे बताओ अगर बाहर वेवलेंथ कितनी है, बाहर वेवलेंथ 589 कितनी नैनोमीटर है, तो अंदर कितनी होएगी, अंदर होएगी 589 डिवाइडेड बाय में 1.33। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में, पक्का पक्का क्लियर है। चलो अगली चीज देखो, डाउट लग रहा है क्या भाई। नेक्स्ट में आप लोगों को नहीं, क्वेश्चन कराने से पहले, पता नहीं मैंने इस समय ड्यूरिंग द क्लास आप लोगों को फिश वाला क्वेश्चन कराया था, मैंने फिश टाइप का कुछ बताया मैंने आपको कि एक फिश अंदर से देख रही है, कराया था ना, बस वही चीज। आ जाओ, अच्छा केस है, बहुत जरूरी है, बोर्ड में सुनिएगा आप लोग। मुझे एक बात हो, जैसे कि मान लो ये मेरे पास बिल्कुल बातें नहीं, ये पूरे में पानी है, बहुत अच्छा केस है, ढंग से समझना है इसको, इंपॉर्टेंट है। नहीं बनाना पागल आदमी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर लाइट्स क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम। मान लीजिए कि इस बर्तन के अंदर हमने यहां पर एक बल्ब लगा रखा है, एक बल्ब लगा रखा है। स्विमिंग पूल में नीचे बल्ब हो गया, क्या दिक्कत है। अब ये जो बल्ब है आप लोगों को पता है लाइट फेंकेगा, और क्या लगता है कि जो इसकी जितनी भी लाइट जाएंगी, मैं इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लूं क्योंकि मुझे पता है खराब हो जाएगा डायग्राम, तो ठीक है आप कर लेते हैं, खराब जितना करना है। तो मेरे पास क्या इससे जाने वाली सारी लाइट बाहर निकल जाएंगी, क्या लगता है भाई। सुनो, जो लाइट सीधी गई, क्योंकि आप जानते हैं कि डेंसर से रेयर जाते वक्त मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आई सी से छोटा है तब तक तो, आई मेरा क्रिटिकल एंगल से छोटा है तब तक तो बाहर जाएगी लाइट, लेकिन जैसे ही मेरा आई सी से बड़ा होगा टी ए आर कर जाएगा। बोला है कि नहीं। तो मुझे तुम एक बात बताना से बच्चे, अभी जो ये वाली रेज आ रही है, क्या लगता है बाहर जाएगी नहीं जाएगी, 100% जाएगी सर। इसका नॉर्मल ऐसे है, इसका नॉर्मल ऐसे, और मेरी रे ऐसे जा रही है। सभी बच्चे मुझे बताओ, आर्यन मेरी रे ऐसे जा रही, नॉर्मल ऐसे, इंसिडेंट एंगल कितना है 0, और अगर इंसिडेंट 0 है तो क्रिटिकल से पक्का छोटा ही होगा। अरे क्रिटिकल एंगल कैसे निकलता है, क्रिटिकल एंगल होता है sin c इक्वल टू, बोलो क्या, तो इस मीडियम में कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिससे कुछ तो क्रिटिकल एंगल आएगा, 30-40 डिग्री कुछ तो आएगा। तो क्रिटिकल एंगल अगर 30-40 भी होगा तो अभी तो इंसिडेंट एंगल 0 है, तो पक्का बाहर जाएगी, तो लाइट बाहर जाएगी। तो जो लाइट ऐसे आ रही है बाहर जाएगी, लेकिन अब सोचना, कोई लाइट जो थोड़ी सी ऐसे आई, थोड़ा और इधर करता हूं, जो थोड़ी सी लाइट ऐसे आई, अब जो लाइट ऐसे आई, जो लाइट ऐसे आई, पक्का अब उस लाइट ने कुछ तो इंसिडेंट एंगल बनाना स्टार्ट कर दिया। अरे पक्का कुछ तो इंसिडेंट एंगल होगा, और ये जो इंसिडेंट एंगल होगा अभी ज्यादा तो नहीं बड़ा, चलो 15-20 के आसपास हो गया, लेकिन अभी भी मान लेते हैं कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं हुआ। ढंग से सुन लो, अभी एक और पर्सपेक्टिव समझना पड़ता है आपको टीआईआर का। तो ये वाली रे भी बाहर जाएगी, थोड़ी मुड़ के जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगली रे को देखना, अगली रे को ध्यान से देखना, ये वाली रे ऐसे गई, अब आपको धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंसिडेंट एंगल, देखो यहां बिल्कुल 0 था, ये थोड़ी सी ऐसे गई, हाँ भाई ये थोड़ी सी ऐसे गई तो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना, थोड़ी सी और ऐसे जाएगी तो इंसिडेंट एंगल थोड़ा और बड़ा बनेगा, थोड़ा और। लेकिन मान लेते हैं कि अभी तक
अभी तक यहाँ पर भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल छोटा है, यहाँ पर भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से छोटा है, तो अभी भी लाइट रे बाहर जाएगी। और अब की देखो थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे मुड़ के जाएगी, इस बार ज्यादा मुड़ेगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ क्लियर भाई? अब लेकिन ऐसे एंगल बढ़ते बढ़ते आपको नहीं लगता कि एक ऐसा एंगल भी आएगा जब हमारा जो इनसे, अब खुद देखो, खुद नहीं लग रहा आप लोगों को थोड़ा एंगल बढ़ता जा रहा है यार? खुद थोड़ी देर बाद सोचो, कोई रे ऐसे जा रही है बिल्कुल, तो ये वाली रे तो बहुत बहुत बड़ा एंगल बनाएगी भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो जो रे जितना इधर जा रही है, इधर भाई, लेकिन जितना रे इधर जा रही है उतना एंगल बोलो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। उस समय पर रे डेफिनेटली क्या कर जाएगी, उसको ग्रेस कर जाएगी ऐसे करके। और इसके बाद अब मेरे को चेक करना नीचे, इसके बाद तो इंसिडेंट एंगल बड़ा हो जाएगा और लाइट अंदर आएगी। तो मुझे एक बात समझ में आ गया, ऐसा इधर भी होगा और ऐसा इधर भी होगा। इसका मतलब कि सिर्फ इतना ही एक ऐसा कोण सा बनेगा। कोण क्यों बनेगा? सोचो कोण क्यों बनेगा? देखो जैसे बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब से इधर और इधर इधर हर जगह पर ऐसे एक पर्टिकुलर एंगल बन जाएगा, इंसिडेंट एंगल, जिसके बाद लाइट क्या करेगी, अंदर ही आ जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। तो ऐसे करके एक गोला सा बनेगा, ऊपर गोला बनेगा, नीचे बोलो क्या बनेगा, कोण। कुछ कह रहे पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर। अरे लाइट इस बल्ब से निकली पूरे में थी, लेकिन सारी लाइट बाहर नहीं आई। सारी लाइट बाहर, सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर सर्कुलर पोर्शन में से लाइट क्या निकली बोलो, बाहर। बाकी भी इसके बाद में इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से बड़ा हो गया, इधर भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसके बाद बाहर सर नहीं आएगी लाइट। श्योर हो कि नहीं बात से? और एक कोन टाइप के अंदर बनेगा, ऊपर गोला बनेगा। कौन है तो ऊपर गोला है। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कितने एरिया में से, कितने एरिया ऑफ पोर्शन में से लाइट क्या आएगी, बाहर निकलेगी। क्लियर हो रहा है? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का बोलो कितना है, म्यू है। अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो कितना है, म्यू, तो कहता है बताओ कितने एरिया में से लाइट बाहर आएगी। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ भाई, क्लास बातें नहीं प्लीज। बड़ा आसान है यार, तुम लोगों को ऐसा लग रहा है मुश्किल लगेगा, आसान है। मुझे बताओ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बोलो, म्यू। उसके दो सवाल होते हैं, बताओ दो सवाल कौन कौन से? पहला सवाल उसका ये है कि एक तो मुझे बता दो कितना तो इसका रेडियस बनेगा, एक मुझे बता दो कितना एरिया में से लाइट बाहर आएगी, कितने रेडियस वाले में से कितने एरिया में से लाइट बाहर आएगी। तो एरिया तो निकल ही जाएगा अगर रेडियस आ जाए तो, बोलो है कि नहीं। और रेडियस मुझे कैसे निकालना है? अच्छा दो चीजें वो आप लोगों को मेंशन करेगा, इस पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस पानी की गहराई, यानी आपको डेप्थ बता देगा। क्या बता देगा बोलो? डेप्थ को मैं डी लिख देता हूं। क्या लिख दो बोलो? तो डी गहराई में पानी है, उधर बल्ब लगा हुआ है और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है। तो बताइए कितने एरिया ऑफ पोर्शन में से लाइट बाहर आएगी। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सवाल समझने में मेरा टाइम लगता है इसका। क्लियर है भाई आशीष? अब देखते हैं भाई कितने में से आएगी। तो भैया मैं एक सिंपल सी चीज करता हूं, 5 मिनट समझ में आ जाएगा। जो लाइट रे सीधी जा रही है वो तो जा ही रही है, लेकिन आपको पता है कि एक पर्टिकुलर एंगल पर, मैं मान लेता हूं यहां पर है, बातें नहीं हुई फ्रेंड्स, एक पर्टिकुलर एंगल यहां पर है। जब क्या हुआ, जब लाइट ने ग्रेस करा, क्या करा बोलो? You know that when it grace, this I is nothing but it is actually equal to critical angle. Is it fine? और ऐसा सिर्फ इधर हुआ होगा या इस साइड पे भी हुआ होगा? इस साइड पे भी एक टाइम पे ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा करके एक सर्कल सा बनेगा। सबको इस बात को लेके क्लैरिटी है? तो वो आप मुझे बताओ, अगर मुझे ये रेडियस कैलकुलेट करना हो बच्चों, मुझे ये रेडियस कैलकुलेट करना हो और मुझे ये डेप्थ पता है डी है, तो इस r को इस d के थ्रू, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू मैं कैसे निकालूं? तो मैंने कहा यार ये r और d ना, ये r और d इस ट्रायंगल के हिसाब से, रिलेट हो सकते हैं tan थीटा से। किससे बोलो? tan थीटा कर सकता है परपेंडिकुलर अपन में क्या बोलो, बेस मेरे को पता है, परपेंडिकुलर मेरे को निकालना है, बातें नहीं। ये वाला एंगल कितना होगा? अब ये वाला एंगल आप कहीं से एंगल थोड़ा पता नहीं, लेकिन आप देखो ना जरा ध्यान से देखो। अगर वो उस समय पर मेरा बोलो क्या है, I बराबर C है, तो ये वाला भी बोलो क्या होगा, C होगा। तो ये क्रिटिकल एंगल है एक्चुअली में बोलो क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ tan C कितना आएगा? tan C कितना होगा बोलो? tan C होगा R/D। सुन लीजिए पूरी बात, आपको क्या क्या गिवन होता है क्वेश्चन में, 2 मिनट। आपको गिवन होता है म्यू, आपको गिवन होती है बस डेप्थ, और आपको क्या पूछता है बोलो? रेडियस और एरिया जिसमें से लाइट बाहर आएगी। तो मेरे को म्यू और डी की टर्म्स में आंसर निकालना है, म्यू और, क्योंकि आपको बस ये बोलेगा पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, पानी की इतनी गहराई में बल्ब लगा हुआ है, बताइए जरा कितने पोर्शन में से लाइट बाहर आएगी। तो मेरे को सारा फॉर्मूला जो बनाना है वो किसके बनाना है, म्यू और डी में। मैंने कहा मेरा tan C कितना होगा, सब बताओ tan C कितना होगा, R/D। R कितना होगा, सब बच्चे बोलो R कितना हो गया, D tan C। अब आप कहीं से D तो ठीक है, tan C का क्या करूं मैं? वैसे तो लॉजिकली सबको पता है कि क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा, कैसे? 1/μ करके, 1/, सबको पता है sin C कितना होता है, 1/μ। तो C आ जाएगा, C से निकल जाएगा, आंसर तो आ जाएगा।
आंसर निकालना कोई मुश्किल खेल नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि सबको पता है डी मिला हुआ है, और सी निकालना मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिकॉज साइन सी होता है 1/μ। साइन सी क्या होता है, और म्यू को दे रहा है, तो मैं वहां सी निकाल के यहाँ पर पुट कर दूंगा, मेरा आर आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर सॉल्व करूंगा कि मैं बनूंगा साइन सी मेरा 1/μ है, तो मेरा tan सी कितना होगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यार जो बचपन में हमने करी है, तुम लोगों को क्या पता है, साइन थीटा, बाय वाले बच्चे खास करके, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरहर बोले सोना चांदी तोले, सुना है ना। तो मुझे सब बच्चे बताओ इस हिसाब से, अरे उस हिसाब से करेंगे। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर बोलो कितना है 1, हाइपोटेन्यूज बोलो कितना है म्यू, बेस बोलो कितना है, बेस पता है कैसे निकलेगा, पाइथागोरस। वाले करे किस टाइम में आ गए हम, समझ रहे हो, सिंपल है भाई। तो बोलो कितना आएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे सभी बच्चे बताओ क्या आएगा, p बाय में b, यानी म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे बताओ tan c की वैल्यू कितनी आ गई, r आ गया d अपॉन में, यह आ गया तुम्हारा r। एक्चुअली में आप क्लियर हो गया भाई, कितने रेडियस से लाइट बाहर आएगी, सिंपल फॉर्मूला d अपॉन में रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। आगे से डायरेक्ट याद करेंगे, डायरेक्ट याद करिए रिजल्ट। अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और उसकी डेप्थ d है, तो कितने रेडियस से लाइट बाहर निकलेगी, d अपॉन में रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। कितने एरिया से बाहर लाइट आएगी, बोलो, एरिया थ्रू विच लाइट कम्स। चलो सही बच्चे बोलो, कितने एरिया में से लाइट बाहर आएगी, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बोलो भाई एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बोलो पाई इसका स्क्वायर करो, डी स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या आ जाएगा। अब बोलो हो गया फॉर्मूला याद, इसका भी याद कर लो। ये तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या करते हैं मैंने, अरे यार मैं बहुत सिंपल सी चीज कराई, वो तो मैं तुम्हें समझाने में यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लिया कि आपको एग्जैक्टली पता लगे वो क्या चीज है। लेकिन आपको यहाँ पर सोचना था कि बहुत सिंपल सी चीज थी कि मेरे को आर निकालना था, डी मेरे को पता था। मैंने कहा ये एक्चुअली में जिस समय टी आर देगी, जितना बड़ा कोण बनाएगी, उस समय ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर होना है ऑल्टरनेट से। तो ये सी हो गया, तो tan सी बराबर r बाई डी हो गया, तो r आ गया d tan सी। साइन सी हमें पता ही होता है, वहां से tan सी मैंने निकाल दिया। नहीं है tan सी को पुट कर दिया, फॉर्मूला तैयार हो गया। अगर न्यूमेरिकली आया ना, तो मैं तो कह रहा हूं न्यूमेरिकली यही इसको समेट देना। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो d tan सी, म्यू पता होगा, c निकाल लेना। जैसे म्यू √2 है, अरे म्यू √2 है, तो c कितना आ जाएगा, sin c बराबर 1/√2। c आ जाएगा 45, c को 45 रखोगे, क्लियर हो जाएगा। नहीं है तो क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। अरे कह रहे रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर, छोड़ो वो सारी बातें, उसने कुछ बोली होगी, रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहा हुआ। कह रहे टीआर के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करी उसने। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम द मीडियम इनटू द वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 18 डिग्री। बच्चों यहां से रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ मीडियम इनटू द वाटर, इसी मीडियम से पानी में आ रहा है, रे ऐसे जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 18 डिग्री का है। The refractive index of the medium is more than that of the water। एक बात क्लियर कर दी, वाटर से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख रहा है नीचे वाला मीडियम। मतलब नीचे वाला मीडियम अर्शित, नीचे वाला मीडियम डेंसर है और ऊपर वाला रेयर है। मतलब ये मत समझना ऊपर पानी है तो क्या करें, कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है, बस कुछ नहीं है। नीचे वाला डेंसर है, ऊपर वाला बोलो क्या है, रेयर है। डेंसर से रेयर जा रही है, या तो TIR होगा या जो भी होगा, व्हाटएवर। उसने कुछ बातें बोली है, उसने बोला कि यहाँ पर 18 डिग्री है और कह रहा है द क्रिटिकल एंगल फॉर द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडिया इज 20 डिग्री। इन दोनों मीडियम्स के बीच का जो क्रिटिकल एंगल है वो 20 डिग्री है। इसका क्या मतलब है कि जब लाइट रे इस वाली रे में 20 डिग्री पे जाएगी, लाइट जब 20 डिग्री के एंगल पे जाएगी यहाँ से, तो वो TIR दी जाएगी। क्या दी जाएगी बोलो, मतलब वो ग्रेस कर जाएगी 20 के बाद, आपको पता है TIR करेगी। प्रियांशु नहीं आ रही बात समझने, साफ तौर पे बोल रहे हैं, रुक जाओ भाई, नीचे वाला डेंसर ऊपर वाला रेयर और इस सेटअप का क्रिटिकल एंगल 20 है, तो 18 डिग्री पे TIR नहीं होना चाहिए, आपको खुद समझ आएगा। तो क्या बोलोगे, 18 पे बाहर जाएगी। एक तो ये डायग्राम दिया और ये क्लियरली दिख रहा है कि अवे हुई है नॉर्मल से। क्या हुई है, इस केस में TIR दिखा रहा है, बिल्कुल गलत है। अरे समझ में आ गया। इस केस में देखो अगले वाले में टुवर्ड्स होगी, बिल्कुल गलत है। और ग्रेस करिए, वो भी नहीं होना चाहिए, वो तो 20 डिग्री पे होना चाहिए। तो बहुत क्लियरली पता लग गया ना कि कौन सा आंसर करेक्ट है या नहीं हुआ। नेक्स्ट बताओ। अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया कार्तिक समझ में भाई, ध्यान देना पड़ेगा बहुत अच्छे से, तब आपके नंबर सुधरेंगे, कंसेप्ट सुधरेंगे तब धीरे धीरे। अब बताओ जरा, एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, बॉटम में प्लेस है, यार सीधा आंसर कर दो, एरिया पाई डी स्क्वायर अपॉन में ये रहा बी ऑप्शन, करवा दिया डायरेक्ट, देख लो हो रहा। अब डायरेक्ट याद करो इस फॉर्मूले को आगे से। अगला सुनो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया विद रिस्पेक्ट टू द एयर द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। क्रिटिकल एंगल उसका मैक्सिमम होगा जिसका म्यू सबसे कम होगा, जिसका म्यू सबसे कम होगा। इन सब में सबसे कम म्यू शायद वाटर का होता है,
तो वाटर का होगा, ठीक है ना, ग्लास का वाटर से ज्यादा होता है। और मैंने शायद इसका ना आपको ड्यूरिंग द क्लास मैंने लिखवा भी रखा था कि वाटर का इतना है, इसका इतना, इसका इतना, फ्लिंट ग्लास और टाउन ग्लास दोनों का लिखवाया था। सुन लो आगे, द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ द टू मीडिया ए एंड बी ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 and 1 इज, बताओ जरा कितना क्रिटिकल एंगल होगा अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और एक का बोलो 1 है, बताओ कितना होगा। अरे यार 1 का मतलब बाहर एयर है, मतलब 1/μ यानी 1/2, बोलो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री होगा ऑप्शन नंबर 5 नंबर में बना होगा क्वेश्चन, सोच लो आप लोग 5 नंबर में TIR का क्वेश्चन बना होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो सकता था। नेक्स्ट, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम एंड द एयर इज 30 डिग्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, बताओ अगर क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कितनी होगी। अगर 30 डिग्री का क्रिटिकल एंगल है तो बताओ जरा, क्रिटिकल एंगल 30 है तो म्यू निकल जाएगा, अरे मीडियम का म्यू निकल जाएगा, 2 आ गया। और अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो वैसे ही पता लगना चाहिए स्पीड आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो, आधी, यानी 1.5 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। कितना इजी क्वेश्चन हो गया, नहीं है तुमने यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो वैसे ही तुम्हें स्पीड का अंदाजा लग जाना चाहिए। पक्का क्लियर होता है कि नहीं होता, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। जितने हो रहे बच्चों बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा ही करने हैं, बिल्कुल थक गए तो रुक जाए, लेकिन जितना टाइम हमारे पास होगा उतना हम पूरा यूटिलाइज करेंगे। क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द फिनोमेना ऑफ TIR डन, इजी है, TIR कब किस कंडीशन में होगा पता है। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करार का मैंने sin is equal to 1/μ, स्नैच लो लगाओ, स्नैच लो लगाओ, I को C के बराबर रखो, R को 90 के बराबर रख दो, आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है 15वें का डायग्राम ऊपर है, ये हमने कर रखी इस तरह के, आ जाओ बोर्ड पे देखो। A ray of light falls on a transparent sphere of the देखो इसके ऊपर रे ऑफ लाइट गिर रही है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ढंग से देख लेना इसको। एक रे ऑफ लाइट है जो ट्रांसपेरेंट स्फीयर पे गिर रही है विद द सेंटर C एज शोन, सेंटर C ऐसे। एक तरीके से बताऊं वैसे, अगर तुम थोड़ा ध्यान से इसको सोच पाओ तो ये एक सरफेस है और वो भी एक कर्व सरफेस है, बस 2 अलग कर्व सरफेस है, कुछ नहीं है, स्फीयर आपको दिखने में है बस, एक तरफ कर्व सरफेस है, दूसरी तरफ भी कर्व सरफेस है। मतलब अगर लाइट इसमें घुसेगी तो एक बार पहले यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, एक बार वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, और हमें पता है कि कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है। When rays goes from rarer to denser, बेंड कर देंगे और डेंसर टू रेयर अवे कर देंगे। नॉर्मल हमें बनाना आता है कहाँ पर बनता है, तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, बस सुनना है अच्छे से। कहता है कि जब रे ऑफ लाइट इसमें एंट्री लेगी तो ये कुछ ऐसे एंट्री ले रही है कि बाहर तो एयर है, सुन लो ये बातें नहीं प्लीज, फिर बाहर एयर है और ये A पॉइंट पे एंट्री लेती है, B पॉइंट है बच्चों, और कितने डिग्री पे एंट्री ले रही है, 60 डिग्री पे, ऐसे ऐसे एंट्री ले रही है। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ क्लास, ध्यान से कह रहा है द रे इमर्जेस फ्रॉम द स्फीयर पैरेलल टू द लाइन AB, जो रे हमारी इमर्ज हो रही है, जो रे हमारी इमर्ज हो रही है वो AB के मतलब AB के पैरेलल इमर्ज हो रही है, मतलब बाहर जब निकलेगी तो वो AB के पैरेलल है, ठीक है भाई। आगे क्या बोलता है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट A, इस एंगल इस A वाले पे रिफ्लेक्टिंग एंगल बताओ इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज √3। तो बहुत इजी हो गया। एक्चुअली में क्वेश्चन में कुछ ढंग की चीज पूछी नहीं इसने, मुझे लग रहा था कि उस तरह क्वेश्चन है जो थोड़ा कुछ बढ़िया पूछने वाला है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, उसने पता क्या बोल दिया, सुनो सुनो सुनो, ये रे मुझे सही पिक्चर बताओ कैसे जानी चाहिए, अरे सीधी जानी चाहिए, बट यू नो दैट द रे एंटर्स फ्रॉम रेयर टू इट कुड बेंड टुवर्ड्स द वेयर इज द नॉर्मल, सो इस जगह का नॉर्मल ऐसा बनेगा। अरे किसी भी कर्व सरफेस का नॉर्मल उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, इसका सेंटर ऐसे बनेगा, नहीं आ रही बात तुमने, तो रे गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो बेंड ऐसे होगी, होगी बेंड, होगी बेंड। आगे की भी सीन अगर सुनना चाहो तुम कैसे जाएगी, तो मुझे तुम बताओ इधर कैसे बनेगा, इधर का नॉर्मल कैसे बनेगा। अरे भाई इधर का नॉर्मल इसके सेंटर से पास हो गया, अनामिका नहीं आ रही बात सुनने, अब इसका नॉर्मल इसके सेंटर से पास हो गया, रे बताओ कैसे जानी चाहिए, रे जानी तो चाहिए ऐसे, बट उससे अवे होगी, और अवे ऐसी हुई, अवे ऐसी हुई कि वो क्या हो गई, पैरेलल होगी, बस ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं पूछा वैसे, उसने बोला पैरेलल होगी, लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन बड़ा आसान सा पूछ लिया उसने कह रहा मुझे तो अंदर वाली साइड का क्या बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं अंदर का म्यू आपको दे रहा हूं कितना, तो यार स्नेल्स लॉ है ना आपके पास, किसी भी जगह पर रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ। अगर कोई एंगल पूछे इंसिडेंस एंगल बताओ, रिफ्रैक्टिंग एंगल बताओ, अप्लाई स्नेल्स लॉ, क्या लगाओ बोलो, स्नेल्स लॉ। वो आपको आई दे चुका है, आर पूछ रहा है यार, आर क्या होता है,
तो मैंने एंगल गलत साइड बना दिया, मैंने एंगल गलत साइड बना दिया। रिफ्रैक्टिंग एंगल कहां पर होगा बच्चों? रिफ्रैक्टिंग एंगल कहां पर होता है? नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया वो होता है रिफ्रैक्टिंग एंगल। मैंने गलत बना दिया वहां पर। तो मुझे बताओ आर निकालना है और म्यू की वैल्यू कितनी बोलो √3। सिंपल अप्लाई करो ए पे स्नेल्स लॉ। बोलो क्या आएगा? sin 60 सब बच्चों क्या आएगा? sin 60 नितिन अपॉन में sin r बराबर में अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 बाहर का 1। बोलो कितना आएगा? sin 60 की वैल्यू √3/2। उसको नीचे ले आओ। sin r की वैल्यू 1/2 30 डिग्री। क्या ही कर रहा था? कुछ भी नहीं था, समझ ही नहीं आ रहा। पक्की बात है। अच्छा मैं तुम लोगों से एक इसमें क्वेश्चन घुमाता हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि इसने पूछा नहीं वो जो मैं चाह रहा था कि ऐसी चीज पूछे। ये ढंग से सुनना। पहले तुम बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नहीं आया समझ में कि अगर वो बाहर 60 है तो अंदर कितना बनेगा यार? स्नेल्स लॉ लगा देंगे, खत्म करेंगे नहीं। मेरा सवाल ये है कि जब ये रे बाहर से ऐसे पैरेलल निकली है तो ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? ये वाला कैसे निकला? कौन बताएगा? पहले मैं देख लो कंडीशन इसमें बनेगी नहीं बनेगी। नहीं, इसके लिए एक चीज मेंशन और होनी चाहिए, वो ये नहीं हुई है। नहीं वो उसमें उस कंडीशन को वैसे दिया नहीं, वैसा देगा नहीं। चलो छोड़ो, वैसा दे नहीं रहे। अगर आएगा क्वेश्चन तो देखेंगे, एक क्वेश्चन होता है ऐसा तो देंगे, तो हम करेंगे। मेरा बस क्या कहना है, क्लास सुनिए प्लीज, नहीं हो मेरा बस कहना क्या है वो सुन लो। जिस भी पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा हो, चाहे इधर हो रहा हो चाहे इधर हो रहा हो, हर बार उस जगह पर आप क्या लगा सकते हो? स्नेल्स लॉ। और किसी एक तरफ का एंगल पता है तो दूसरी तरफ का निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कैसे लगता है स्नेल्स लॉ ना, sin i अपॉन sin r, फिर अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय बाहर वाले का। अच्छा यहाँ पर लगाओगे तो कैसे करोगे नितिन? यहाँ पर लगाएगा कैसे करेगा? sin this अपॉन sin this जो बाहर बनेगा डिवाइडेड इक्वल टू क्या आएगा? बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन अंदर का। नहीं आई ना बात? समझिए सर किसी भी, अरे भाई स्नेल्स को ऐसे ही लगता है, जिस जगह से जा रहे हो तो पहले उसका साइन लिया, डिवाइड में बाहर का साइन लिया, जो जिस जगह पर गए हो, इक्वल टू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले बाहर का आएगा और ये फिर अंदर का आएगा डिवाइड बाय करके। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया था sin 60 अपॉन sin r इज इक्वल टू में अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव पहले और बाहर वाले का बाद। सुधांशु नहीं है बात समझिए, मुश्किल लग रही चीज, ठीक है? सो हो जाएगा। अच्छा इसका बता दो फिर से, इसमें वही चीज है शायद ना। A ray of light falls on the transparent sphere of the √3 at an angle of incidence 60 degree with the diameter AB of the sphere. The ray emerges from the sphere parallel to the line AB. Find the angle of emergence. ये वाला एंगल पूछ रहा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये वाला हमने 30 बनाया है, ये वाला 30 होगा। साठ है, इसका आंसर है, चेक करना पीछे से 60 है, चेक करो। अच्छा सुनो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा आई थिंक है कि ये सर्कल की प्रॉपर्टी के हिसाब से ना, अगर एक सेंटर से ही दोनों रेज हमारी, दोनों हम ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये वाले एंगल इक्वल होंगे।
कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है सर्कल के साथ ट्रायंगल का जो रिलेट करते हैं, ये एंगल्स बराबर होते हैं। तो उस हिसाब से समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं? जैसे कि तुमने ये बनाया और ये बनाया, फिर ये जोड़ा, तो ये वाले एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर ये R 30 आ चुका है तो ये वाला भी कितना हो गया? 30, क्योंकि ये एक ही सेंटर से निकल रही है दोनों, तो ये वाला भी 30 हो गया और ये वाला 30 हो गया। तो फिर ये इमर्जेंट एंगल निकालना कोई अब रॉकेट साइंस रहा नहीं, क्योंकि नॉर्मल के साथ ये एंगल सिंपल। और वो क्या लगा हुआ है? sin 30 अपॉन में sin e इज इक्वल टू में बाहर का रिफ्लेक्टेड x 1 अंदर का √3, तो sin e कितना आ जाएगा बोलो? अरे sin 30 की वैल्यू सबको पता है 1/2 है, तो √3/2 नेट बन जाएगा। e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। नहीं आया ना समझ में? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर अगर आपका जो एंगल बना है वो एंगल यहाँ पर आपका ले लेना है, और फिर ये वाला एंगल पता लग गया तो बाहर का तो फिर आप स्नैच लगा कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा था, ये प्रॉपर्टी से हो जाएगा। समझ नहीं आएगा तो अगर ये स्पेयर वाला आया तो ध्यान रखना, सरफेस पे रिफ्लेक्शन लगा के पहले अंदर का एंगल पता लगा लो, अंदर का पता लग गया तो ये वाला सेम हो गया और फिर बाहर का भी पता लग जाएगा। नहीं आएगा बस, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बस टाइम ओवर हो गया। कोई नहीं, चलो कल करेंगे इसको। अच्छा आपका होमवर्क सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हमने 16 क्वेश्चंस बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जगहों पर टाइम ज्यादा लगेगा, कुछ जगहों पर कम लगेगा, हो जाएगा। तो मेरी बात सुनो भाई बच्चों, प्लीज ध्यान से सुनो बोर्ड पे। आप लोगों को अब तक इस चैप्टर के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के जितना भी कराया वो सारे टॉपिक्स एक बार पहले रिवाइज करो। ध्यान सुन लो नितिन, कुछ बोल रहा हूँ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के जितने भी उसके ऊपर के टॉपिक है सारे के सारे पहले अपने नोट्स में से रिवाइज करो। सेकंड चीज, प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए वो सारे करो। प्रिज्म वाले 20 क्वेश्चन थे, बस 19 से 20 क्वेश्चन थे, वो करो। और ये जो शुरुआत की मैंने आपको 16 क्वेश्चन करवाए, इसमें से मैंने एक आपको बोला भी छोड़ा है 5 क्वेश्चन फिलहाल, और बाकी सारे ये वाले ट्राई करो। क्लियर होता है कि नहीं होता? प्रैक्टिस अच्छी रखिए अपनी, चीजें बीच में हम थोड़ा सा क्लासेस वगैरह अपनी बढ़ाएंगे तब चीजें कवर हो जाएंगी, इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा एक बात और बताओ मुझे, जैसे ईएम वेव जैसा चैप्टर है तो क्या हमें उसको भी रिवाइज करने की जरूरत है? वो याद कर लोगे। ईएम वेव में यूजेस करने हैं, बोलोगे मैं डिस्प्लेसमेंट करंट जैसा टॉपिक आप लोगों को एक बार करवा दूंगा, लेकिन बाकी उसमें मेरे को लगता नहीं कि और ज्यादा कुछ कराने की जरूरत है। तो ऐसा कोई चैप्टर जैसे कि ईएम वेव हो गया, बाकी तो जो मैं करवा दूंगा, लेकिन ईएम वेव जैसे चैप्टर को हम ड्रॉप कर सकते हैं रिवीजन में, आप लोग उसको कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो रे और वेव ऑप्टिक्स के बाद हम सीधा इलेक्ट्रोस्टैट वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये पढ़ के आना, कल तुम लोगों की क्लास है लेकिन कल केमिस्ट्री की क्लास है, ठीक है? और कोई भी छुट्टी हुआ करे ना जिसमें सबकी छुट्टी है मेरे को बता दिया करो, सुबह बड़ी क्लास रखनी है हम।